साथियों, आज 75वां संविधान दिवस समारोह उदयपुर में हम लोग मनाने जा रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और मेरे सामने बैठे समस्त भारत के मूल निवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, आज जो इस उदयपुर जिले के अंदर उदयपुर संभाग का ही नहीं, राजस्थान का बहुत बड़ा एक संविधान दिवस पर बहुत बड़ा महाआयोजन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें तमाम अलग अलग जिलों से अलग अलग भारत के मूल निवासी यहाँ पहुंचे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अनेकता में एकता बनाए रखने का काम किया। साथियों, मैं सीधा सब्जेक्ट पे बात करता हूं। आज के इस आयोजन में 9 सब्जेक्ट रखे गए हैं, उसमें मैं एक नई शिक्षा नीति के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और अनिवार्य शिक्षा लागू की, जिसकी वजह से इस देश में हम लोग पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS बनकर शासन प्रशासन में गए और इस देश की तमाम जो 50% आबादी हमारी भारत की महिलाओं की है, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया। लेकिन साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की वजह से शासन प्रशासन में जाकर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनकर इस भारत का मूल निवासी बराबर और हक अधिकार की बात करने लगा, तो इस देश के मनवादी लोगों के पेट में मरोड़े चलने लगे, इस देश के लोगों के बीच में तकलीफें पैदा होने लगी और उन्होंने हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। आपको पता होना चाहिए कि अभी पिछले लॉकडाउन के दौरान एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जब हमारे लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे, शासन प्रशासन में जाने लगे, तो शिक्षा से जो लोग इस देश में शासन प्रशासन में जाकर हमारे हक अधिकार की बात करने लगे, तो उन हक अधिकार की बात ना करे, इसीलिए इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। और वो षड्यंत्र क्या है? वो षड्यंत्र यह है कि लॉकडाउन में हम लोगों को घरों में कैद करके 29 जुलाई 2020 को जब हमारे लोगों को घरों में कैद करके मरने के लिए मजबूर किया जा रहा था, हमारा किसान मर रहा था, रोड पे मर रहे थे, शासन प्रशासन में बैठे लोग हमारे लोगों को घरों में कैद कर रहे थे, मजदूर अलग अलग राज्यों में कैद होकर मर रहे थे, ट्रेनों के आगे मर रहे थे। उस समय इस देश की गूंगी बेरी और चौकीदार और तड़ीपार की सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को भूख से मर रहे उनको खाना खिलाए, किसान मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाए, वो उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अपनी जिम्मेदारी के मुकरते हुए इस देश में चौकीदार और तड़ीपार की सरकार ने क्या षड्यंत्र किया? 29 जुलाई 2020 को इस देश में नई शिक्षा नीति लागू की। वो क्यों की? उनको पता है कि पढ़ लिख कर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनकर हमारे लोग शासन प्रशासन में जा रहे हैं, वो ना पहुंचे, इसीलिए नई शिक्षा नीति लागू की। नई शिक्षा नीति में क्या है? पहले का जो सिलेबस था 10+2 उनको खत्म कर दिया गया। नया सिलेबस क्या है? 5+3+3+4, पहली से 5वीं, 5वीं से फिर 3 साल का सिलेबस, फिर 3 साल का और फिर 4 साल का। नई शिक्षा नीति क्यों लागू की? 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की। उसका लागू करने का क्या जरूरत थी? यदि लागू की तो लॉकडाउन में की। उनको पता था कि इस देश के पढ़े लिखे समाज इस देश में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ना बने, इसीलिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। और नई शिक्षा नीति के पीछे क्या षड्यंत्र है? क्योंकि नई शिक्षा नीति में उसका सिलेबस बनाने का काम कौन करेगा? शिक्षण संस्थान विंग्स ऑफ RSS की विंग देश में सिलेबस बनाने का काम करेगी। और वो कौन सा काम करेगी? गोबर से गणेश बनाने का काम करेगी, गूंगे बेरे गुलाम लोगों का काम करेगी। इस देश में शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले है, लेकिन इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था के अकॉर्डिंग नई शिक्षा नीति में वही हमारे लोगों को बताएंगे कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, जिसका कोई अता पता नहीं है। मैंने क्या RTI लगाई थी इस देश में
और राजस्थान के शिक्षा विभाग को कि शिक्षा की देवी सावित्री सरस्वती कहाँ पैदा हुई, कौन सी स्कूल कॉलेज से डिग्री ली, तो 2 दिन में मेरे पास 500 लोगों के फोन आते हैं, धमके मिलती है कि तूने कौन सी आरटीई लगा दी। मैंने आरटीई लगाकर सरस्वती को नंगा कर दिया कि सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं है, शिक्षा की देवी है तो सावित्रीबाई फुले है जिसने इस देश में शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। इसीलिए साथियों, नई शिक्षा नीति में हमारे लोगों के साथ षड्यंत्र किया गया और आने वाले समय में क्या होगा, इस देश में हमारे लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बनेंगे। क्या किया नई शिक्षा नीति में, पहले से 5वीं तक, फिर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन का बात की है। कौन सी एजुकेशन? 5वीं से 6ठी, 7वीं, 8वीं आपका बेटा क्या करेगा, स्कूल में जाके क्या करेगा, डेंटिंग पेंटिंग करना सीखेगा, वह खेती करना सीखेगा, कोई कबाड़ी का व्यक्ति है उसको वो सिखाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि मान लो कोई एक नाई समाज का बेटा है तो उसको स्कूल में जाके एक क्लास में कैंची पकड़ के उसको बाल काटना सिखाएगा। 6 में आके उसका बेटा कैंची चलाना अच्छी तरीके से सीख जाएगा। 7 में आके वो सैलून बाल काटने वाला कारीगर बन जाएगा। और 8 में आके क्या करेगा, आगे पढ़ के क्या करना, खुद का सैलून खोल लूं या 20-25 हजार रुपए में खुद कमा लूंगा। जब हमारा बेटा 10वीं 12वीं बीए बीएड नहीं करेगा तो IAS IPS कैसे बनेगा? जब IAS IPS ना बनेगा तो शासन प्रशासन में कौन जाएगा? जब शासन प्रशासन में हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारे हक अधिकार की बात कौन करेगा? इसीलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति है इस देश में हमारे को शिक्षा से वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे लेक्चरर प्रोफेसर है उनको भी पता नहीं है। जिस प्रकार चौकीदार ने कहा था 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, हमारे लोग खुश हो गए कि आ जाएंगे मेरे खाते में, आज दिन तक नहीं आए। वही हालत नई शिक्षा नीति का है। ये देखने में और बोलने में अच्छी है लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है। मैं कहना चाहता हूं गौतम बुद्ध के समय में इस देश में तक्षशिला, नालंदा, पंचशिला, उज्जैनी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। आज भारत की क्या कंडीशन है, टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में एक भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है। और मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं पिछले 3 साल से इस राजस्थान राज्य में SC ST OBC माइनॉरिटी के लड़कों को, बच्चों को स्कॉलर नहीं मिली है। पहले तो कहते थे स्टेट में कांग्रेस और सेंट्रल में बीजेपी, अब तो सेंट्रल में और स्टेट में चौकीदार गरीबार की सरकार है, फिर स्कॉलर क्यों नहीं मिल रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं, उनके लिए आप लोगों को समझना होगा। वर्तमान राजस्थान में कुल 1728 विश्वविद्यालय महाविद्यालय है। कितने? 1728। उसमें से मात्र 192 सरकारी है। 1728 में से 192 केवल सरकारी है, 15 सरकारी विद्या महाविद्यालय है, 7 स्वयंपोषी संस्थाएं हैं और 6 निजी सहभागिता वाले हैं। मतलब 1728 में से मात्र 220 सरकारी महाविद्यालय है, बाकी सारे के सारे प्राइवेट है। इस देश में नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को बेचा जा रहा है और हमारे लोगों को इनडायरेक्ट रूप से अंगूठा काटकर उनको वापस मानसिक गुलाम बनाने का काम किया है। इसीलिए आप लोगों को हमको समझना होगा। इसीलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा श्रेणी का बदूले जो पिएगा वो दाढ़े ना सीख जाएगा। इसीलिए आप लोगों को भी सबसे ज्यादा अपनी बहन बेटों को पढ़ाना है, अपने भाइयों को पढ़ाना है, क्योंकि बहन पढ़ेगी तो 2 परिवार को सुधारेगी। इसीलिए आप लोगों को याद से प्रण करके जाना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना है, लिखाना है और इन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनका खुल के मुकाबला करना है। मैं इतना ही कह के अपनी बात को ये खत्म करना चाहता हूँ। 4 लाइन बोल के आपके बाद इस बात को विराम देता हूँ। कर सको अपनी वाणी में तो वो शर पैदा करो, कर सको अपनी वाणी में तो वो शर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो शर पैदा करो। चाहते हो घर मान सम्मान से जीना साथियों, चाहते हो अगर मान सम्मान से जीना साथियों तो हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, एक अम्बेडकर पैदा करो। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।